आज हमारे साथ सीनियर लॉयर और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि प्रशांत जी किस तरीके से जुडिशियल एक्टिविज्म में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में एंड जो मार्जिनलाइज्ड और ओप्रेस लोगों के राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट में या तमाम कोर्ट्स में जिस हिसाब से उन्होंने रिप्रेजेंट किया, आज उनके ट्वीट्स को सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना है। और जिस तरीके से लगातार जुडिशरी को लेके जो सवाल है, जिस तरीके से जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को लेके जो भी खतरे हैं, हमेशा पब्लिक फोरम में उन्होंने इस बात को जताया है। वो करप्शन मूवमेंट हो, वो रफाल का मूवमेंट हो, लगातार उन्होंने हमेशा स्टूडेंट्स के साथ और इस देश के लोग जन आंदोलन के साथ रहे हैं। आज 14 अगस्त है, कल हमारा इंडिपेंडेंस डे है। नॉर्मली आज के दिन प्रशांत जी जेएनयू में हमारे रैली एड्रेस करने आते हैं, रिक्लेमिंग ऑफ रिपब्लिक, बट आज मुझे खुद ये बात कहते हुए गर्व भी महसूस हो रहा है कि जिस करेज के साथ उन्होंने सच को कहने के लिए खड़े रहे हैं, उसका नतीजा एक तरीके से उनको देखने को मिल रहा है। बट हमें लगता है ये कोई नुकसान की बात नहीं है, बल्कि एक जब कहीं प्रॉब्लम से गुजरना होगा, कहीं रोशनी को देखना होगा, तो पहले हमको अंधेरे से गुजरना होता है। जब इस देश का आजादी हुई थी तब हमको बहुत लंबे दौर के एक अंधकार से गुजरना पड़ा। आज 14 अगस्त है, रिप्रेजेंटेटिव वे में भी कल 15 अगस्त के लिए एक नया जुनून के साथ, एक नया एनर्जी के साथ, और जिस तरीके से लोकतंत्र के ऊपर अब एक पूरा हमला, कई सारे इंस्टीट्यूशन जिस तरीके से खत्म हो रहे हैं और जिस तरीके से सवाल खड़ा हो रहे हैं कि इस इंडियन डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के मूल सिद्धांतों पे, मुझे लगता है कि उनको लेके एक चर्चा दोबारा हम लोगों को शुरू करना पड़ेगा। कई लोगों ने इस बात को बार बार कहा है कि दूसरे आजादी के आंदोलन है हमारे संविधान को बचाने का, हमारे लोकतंत्र को बचाने का। हम विदेशों में भी देख रहे हैं कैसे वहां के तानाशाहियों के खिलाफ वहां के लोग लड़ रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ लड़ाई शुरू हुआ है, ब्राजील में बोल्सोनारो के खिलाफ उनके जनता ने कोरोना के पैंडेमिक के दौरान इस बात को दर्ज किया है। और इंडिया में सीए के विरोध में जिस तरीके से स्टूडेंट्स, माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स, फिर महिलाओं ने आगे आके एक पूरी आवाज को बुलंद किया, और हम लोग देख रहे हैं एक तरीके से स्टेट सरकार उसको रिप्रेस करने के लिए यूएपीए का धाराएं लिबरली सब लोगों पे लगा रहे हैं। जो भी प्रोटेस्टर है, अपूर्वानंद से लेके आपके हर्षमंदर से लेके तमाम लोग जिन्होंने संविधान के पक्ष में खड़े हुए हैं। और दूसरे तरफ भीमा कोरेगांव वाले मामले पे, जहां पे इस देश के दलितों ने अपना आइडेंटिटी को असर्ट किया ऑपरेशन के खिलाफ, आज उस मामले में तमाम लोगों को बिना मतलब का बुलाते हुए हरास किया जा रहा है। आज के दिन ही 2 प्रोफेसर को, प्रोफेसर विजयन को एंड प्रोफेसर राकेश रंजन को, जैसे एनआईए ने बुलाया है, खुद दिखाता है कि हमारा लोकतंत्र किस तरफ बढ़ रहा है। और ऐसे मौके पे मुझे तो 3 लोग इस चीज में याद आते हैं। जब गांधी जी के सामने कोर्ट में ये बात बोला गया था कि आप गिल्टी पाएंगे, आप सजा लेंगे, आप माफी मांगेंगे, उन्होंने साफ तौर पे बोला बैड लॉ, जिसको हम जो लोगों को शोषण करने में उस कानून को इस्तेमाल किया जाता है, अगर उसका पालन करूं, मैं नहीं तो उसके लिए तैयार हूं, बल्कि मैं उसको वायलेट करूंगा, उसके लिए मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। और दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं भगत सिंह, जिन्होंने अपनी बात को रखने के लिए फांसी पे चढ़े हैं। और तीसरे हमारे इस पूरे संविधान का लेखक, इस नए भारत का जो विजनरी अंबेडकर, आज इन तीनों के सपने पे कहीं ना कहीं रुकावट आई है। इसी संदर्भ में आज हम प्रशांत जी को बुलाना चाहते हैं। रिक्लेमिंग ऑफ द रिपब्लिक लेक्चर आज स्टूडेंट्स को, एक नया पीढ़ी को इंस्पायर करने के लिए और सच के लिए खड़ा होने के लिए जो जो हिम्मत हम लोगों को चाहिए, एक दूसरे से ही हम लोग कर सकते हैं। बट उससे पहले पूरे छात्र समुदाय के तरफ से हम प्रशांत जी को अपने पूरी सॉलिडारिटी, वी स्टैंड विथ यू इन दिस फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, नो मैटर व्हाट कॉस्ट इट हैज टू बी पेड, वी विल बी विथ यू एंड विल फाइट विथ यू। इसके साथ आपको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए हमको ये सोचने की जरूरत है कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ और उसके बाद एक गणतंत्र बना और हमने एक अपने आप को एक संविधान दिया, तो हमारे क्या सपने थे और हमारे संविधान के क्या मूल आधार थे।
देखिए, हिंदुस्तान ने जो संविधान बनाया और हिंदुस्तान को गणतंत्र बनाया, उसके पीछे जो अवधारणा थी वो ये थी कि हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तान में जो व्यवस्था होगी उसका संचालन हमारे लोग खुद ही करेंगे, और उसके लिए हमारे संविधान में कई चीजें दी गई। पहला तो ये कि हर नागरिक के कुछ मौलिक अधिकार होंगे, जिसमें एक बहुत अहम अधिकार है कि अपनी राय रखने की आज़ादी, अपनी बात बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, तो बहुत ही एक अहम हमारा मौलिक अधिकार है। उसके अलावा बराबरी की आज़ादी, कि हर नागरिक बराबर होगा, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, सबको बराबर हक दिए जा रहे हैं हमारे समाज में। तीसरा, आर्टिकल 19 के जो और फ्रीडम्स हैं कि कहीं पर भी देश में कहीं पर भी जाने की, रहने की आज़ादी, कोई भी प्रोफेशन करने की आज़ादी, प्रैक्टिस करने की आज़ादी, बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए। और आखिरी जो आर्टिकल 21 के जो फ्रीडम्स हैं कि भाई राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसकी व्याख्या करी कि इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम जानवर की तरह रह सकें, बल्कि एक डिग्निफाइड लाइफ हम लोग लीड कर सकें। अब इन आज़ादियों को, और दूसरा, हम लोग को एक लोकतंत्र बनाया गया। इसके मतलब कि हमारी सरकार चुन कर आएगी, उसके चुनाव स्वतंत्र तरीके से रखने के लिए एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया। लेकिन सबसे अहम चीज ये करी गई कि इस पूरे संविधान की रक्षा करने के लिए और लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और उसके नीचे के कोर्ट्स बनाए गए, जिससे कि जिनका काम सिर्फ यही नहीं है कि न्याय दें नागरिकों को, लेकिन उनका एक अहम काम ये है कि लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। अगर कोई सरकार मौलिक अधिकारों को वायलेट कर रही है तो उनको रोका जाए, उनको अपना काम करने के लिए आदेश दिया जाए, जो काम, क्योंकि हर एक जो पावर दी जाती है उसके साथ एक ड्यूटी भी होती है कि जब आपको वो पावर एक्सरसाइज करने की जरूरत है तो आप करें। जैसे रूल ऑफ लॉ मेंटेन करने के लिए पुलिस को अधिकार दिए गए हैं, और इसका मतलब यह है कि रूल ऑफ लॉ मेंटेन करने के लिए उनको उस अधिकार का यूज करना है। जो ऑफेंसेस हो रहे हैं, जो अपराध हो रहे हैं, उनको रोकने की उनको पावर दी है। इसका ये मतलब है कि रोकने के लिए जो करने की जरूरत है, एफआईआर रजिस्टर करना, ये सब उनको करना पड़ेगा। जो विधायिका है या कार्यपालिका है, उनकी सीमा भी हमारे संविधान में बांधी गई है कि कार्यपालिका कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जो हमारे मौलिक अधिकार के खिलाफ हो, जो कानून के खिलाफ हो, जो संविधान के खिलाफ हो। हमारी विधायिका भी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जो संविधान के खिलाफ हो, कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती। संविधान के संशोधन भी ऐसे नहीं कर सकती जो संविधान के मूल आधार के खिलाफ हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था केशवानंद भारती वाले केस में। तो लेकिन इसमें बहुत अहम जो एक आज़ादी दी गई है वो अपनी अभिव्यक्ति की, अपनी राय रखने की आज़ादी, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में ये बहुत ज़रूरी है कि लोग अपनी राय रख सकें कि भाई जो हो रहा है, सरकार जो कर रही है वो सही है कि नहीं है। कोई और इंस्टीट्यूशन, कोई और संस्था, चाहे वो न्यायपालिका ही हो, जो कर रही है वो ठीक है कि नहीं है, अपना काम ठीक से कर रही है कि नहीं कर रही, उसमें क्या सुधार होने की जरूरत है, ये सब आज़ादी रखने की ये मौलिक अधिकार इसलिए दिया गया। अब तो अगर हम आज देखें कि आज हिंदुस्तान का क्या हाल हो गया है,
अगर सिर्फ इसी को देखें कि भाई अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का क्या हुआ, तो आज हम ये देख रहे हैं कि जो जना अपनी राय रखता है बेबाक तरीके से सरकार के बारे में, सरकार के खिलाफ, उसकी सड़कों पर कई बार पिटाई हो जाती है। लिंच मॉब्स घूम रहे हैं सड़कों पर और उनको पूरा पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। यानी सरकार पुलिस को कहती है कि भाई अगर हमारे लोग पीट रहे हैं, यानी सरकार के या रूलिंग पार्टी के लोग, तो तुम लोग कुछ मत करो। अभी कुछ दिन पहले कैरावान मैगजीन के 3 रिपोर्टर्स जो वहां रिपोर्ट कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, उनके ऊपर हमला हुआ और पुलिस खड़ी खड़ी वहां देखती रह गई। तो ये हम रोज देख रहे हैं कि सड़क पर लिंच मॉब्स को खुली छूट दी जा रही है और रूल ऑफ लॉ नहीं मेंटेन किया जा रहा। दूसरा हम ये देखते हैं कि सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी और मीडिया में भी लिंच मॉब्स बैठे हैं, जो कि आप अगर कुछ बोलें तो आपको गाली देंगे, आपको धमकी देंगे जान से मारने की। महिला हो आप तो आपको रेप करने की धमकी देंगे। और स्वाति चतुर्वेदी ने अपनी किताब में लिखा है कि ये जो सोशल मीडिया का लिंच मॉब है, इसको प्रधानमंत्री खुद संचालित करते हैं। उनकी एक किताब है आई एम अ ट्रोल, बहुत अच्छी किताब है, जिसमें बीजेपी के आईटी सेल के बारे में पूरे खुलासे करे गए हैं, जिसमें यह बात निकल कर आती है कि ये जो ट्रोल आर्मी जिसका काम है कि जो सरकार के खिलाफ बोलता है उनको गाली दो, धमकियां दो, वगैरह वगैरह, वो सब प्रधानमंत्री खुद संचालित करते हैं। और एक बहुत ही मतलब हमारे पूरे कल्चर पर, हमारी पूरी संस्कृति पर एक बहुत बड़ा हमला हो रहा है, जिसमें कि गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देना, रेप की और जान से मारने की थ्रेट्स देना, ये सब चलने लगा है। टीवी स्टूडियोज में गाली गलौज, दूसरों को चिल्ला चिल्ला कर बोलना कि जयचंद हो वगैरह। अभी वो राजीव त्यागी जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन थे, उनको हार्ट अटैक हो गया एक टीवी डिबेट में, जिसमें संबित पात्रा उनके ऊपर गाली दे रहा था, चिल्ला रहा था जोर जोर से। ये रोज हम देख रहे हैं कि हमारे मीडिया में भी इसी तरह का कल्चर हो गया है। लेकिन सबसे खतरनाक जो हो रहा है वो हमारे इंस्टीट्यूशंस पर असॉल्ट हो रहा है, हमारे न्यायपालिका के ऊपर। उसकी स्वतंत्रता खत्म करने की पूरी कोशिश सरकार की तरफ से करी जा रही है। 4 जजों ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी 2.5 साल पहले, जिसमें उन्होंने यही बात बोली थी कि भाई चीफ जस्टिस जो हैं अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं और सरकार के कहने पर जो पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस हैं उनको चहेते बेंचेस के सामने लगा रहे हैं, जिससे कि उनका निपटारा एक तरफा हो सके। न्यायपालिका के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है, जिसके बारे में मैंने बोला था कि पिछले 6 साल में डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की करीब करीब हत्या करी गई है। और इस हत्या को रोकने का काम न्यायपालिका का था, सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया और हत्या होने दी। और इसमें पिछले जो 4 चीफ जस्टिसेस का बहुत अहम रोल रहा, जिस पर कि आज मेरे खिलाफ एक आदेश दिया गया है कि मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया ये कहकर। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला, न्यायपालिका के ऊपर हमला, इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला। इलेक्शन कमीशन हाल में, पहले तो कई साल तक, करीब पिछले 30 साल से इलेक्शन कमीशन को स्वतंत्र माना जाता था, लेकिन आज वो बात नहीं रही। आज हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन सरकार के कहने पर, उनके चाहने के हिसाब से इलेक्शन की डेट्स तय करती है। अमित शाह, मोदी वगैरह कितना भी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन करें, उनको रोकती नहीं है, सिर्फ ऑपोजिशन को रोकती है। अब तो लोगों को इस पर भी शक होने लगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ठीक हैं या मैनिपुलेट करी जा रही हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पर हमला, ऐसे ऐसे लोगों को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बना दिया। अभी वो मुर्मू साहब जो कि गुजरात के एक आईएएस ऑफिसर हैं,
जिनको ऑडिट का कोई आइडिया नहीं है, उनको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बना दिया, उनको पहले कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया था। तो हर इंस्टीट्यूशन, करीब करीब पुलिस को देख लीजिए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को देख लीजिए, सीबीआई को देख लीजिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को देख लीजिए, सभी को सरकारी कब्जे में करने की पूरी कोशिश हुई है और काफी हद तक ये कोशिश सरकार की कामयाब भी हुई है। अब तो एक दूसरा खतरा आ गया है कि पिछले 4-5 महीने से, जब से ये कोविड की प्रॉब्लम हुई है, तब से हम ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन ही चले जा रहा है इस देश में, चाहे उसका कोई औचित्य ना रह गया हो, लेकिन उस लॉकडाउन को इस्तेमाल किया जा रहा है कि कोई डेमोक्रेटिक एक्टिविटी, कोई प्रोटेस्ट मीटिंग वगैरह ना हो पाए। धारा 144 लगातार इम्पोज करी गई है और सरकार की गाइडलाइंस ये हैं कि कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो न्यायपालिका को करीब करीब बंद रखा गया है, सिर्फ वीडियो से कुछ कुछ केसेस की सुनवाई होती है, वो भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती, बहुत कम केसेस की हो पाती है उसके थ्रू। इस बीच में पार्लियामेंट भी नहीं काम कर रही और बहुत सारे ऐसे संशोधन कानून के, लेबर लॉज में, एनवायरनमेंट के लॉज में ऑर्डिनेंस के थ्रू करे जा रहे हैं, जिससे कि सारे लेबर प्रोटेक्शन के जो कानून थे उनको खत्म किया जा रहा है, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के कानूनों को खत्म किया जा रहा है। तो इसलिए आज अगर हम देखें और ये पूछें कि भाई हमारा लोकतंत्र कितना आज कायम है, तो करीब करीब 0 के बराबर। हाँ, चुनाव होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि चुनाव भी पैसे के आधार पर किए जाते हैं, जीते जाते हैं। प्रोपेगेंडा और पैसे से ही प्रोपेगेंडा होता है। और इस समय हम देख रहे हैं कि मीडिया की भी ये हालत हो गई है कि करीब करीब पूरी मीडिया सरकार के कब्जे में आ गई है। जो सरकार कहती है उसी तरह का काम किया जाता है। इस मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा लोगों को सांप्रदाय के आधार पर भड़काना, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काना, बेकार के इश्यूज उठाना, सुशांत सिंह राजपूत की सुइसाइड हुआ या मर्डर हुआ, मतलब हफ्ते हफ्ते इस तरह के बेकार डिबेट चलाए जाते हैं, जबकि जो मेन इश्यूज हैं कि इस देश में आज बेरोजगारी ऐसी चरम सीमा छू चुकी है कि 20% से ज्यादा बेरोजगारी हो गई है। लोगों के पास खाने के लिए, कुछ करने के लिए पैसे नहीं है। हमारी इकोनॉमी को पूरा तहस नहस कर दिया गया है। लोगों को हेल्थ केयर नहीं मिल रहा है। उन सब की कोई बहस नहीं होती, लेकिन इन सब बेकार उछालू चीजों के ऊपर टीवी स्टूडियोज में बहस करी जाती है, गाली गलौच होती है। हमारे लोकतंत्र की करीब करीब हत्या कर दी गई है। अब सवाल यह है कि इसको कैसे बचाया जाए, क्या किया जाए, कैसे सुधारा जाए। हम लोगों ने करीब 1 साल पहले, 1.5 साल पहले एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था, एक किताब पब्लिश करी थी, उसका नाम है रिक्लेमिंग द रिपब्लिक। और इसकी एक वेबसाइट है www.reclaimingtherepublic.in। इस पर ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, जिसमें कि इस देश के बहुत सारे अहम लोग साथ में मिले थे। जजेस थे, बहुत सीनियर इकोनॉमिस्ट थे, बहुत सीनियर एकेडमिक्स थे, बहुत सीनियर एक्टिविस्ट थे, सीनियर सिविल सर्वेंट्स थे। सब ने मिलकर ये डॉक्यूमेंट बनाया था। इसमें हम लोगों ने कई इश्यूज को टेकअप किया कि भाई क्या क्या सुधार की जरूरत है। उसमें एक सब्जेक्ट था पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन, एक और सब्जेक्ट था जुडिशियल रिफॉर्म्स, एक और था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, एक और था एंटी डेमोक्रेटिक लेजिस्लेशंस एंड पुलिस रिफॉर्म्स, एक था मीडिया रिफॉर्म्स, एक था एम्प्लॉयमेंट, फूड एंड सोशल सिक्योरिटी, एक था हेल्थ रिफॉर्म्स, एक एजुकेशन, एक एग्रीकल्चर, एक एनवायरनमेंट और एक इंक्लूजन ऑफ एंड जस्टिस फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशंस। इन सारे मुद्दों पर बहुत सारा विचार विमर्श करके हम लोगों ने कुछ सजेशंस दिए थे कि भाई अगर हमको इस रिपब्लिक को बचाना है
और इसको रिक्लेम करना है तो क्या क्या होने की जरूरत है, क्या क्या सुधार की जरूरत है। लेकिन ये सब आपको इस किताब में मिल जाएंगे। मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि न्यायिक सुधार के बारे में हम लोग ने बोला था कि भाई लोगों का एक्सेस टू जस्टिस इंप्रूव करने की जरूरत है, जिसके लिए हम लोगों को ग्राम न्यायालय सब जगह बनाने हैं। उसके बाद जजेस की क्वालिटी ठीक करने के लिए उनका सिलेक्शन प्रोसेस ठीक करना है, उसमें ट्रांसपेरेंसी लानी है। जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी के लिए हम लोगों को एक ठोस जुडिशल कंप्लेंट्स कमीशन का गठन करने की जरूरत है। हम लोगों को ये कंटेम्प्ट का, ये स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट को खत्म करने की जरूरत है। हम लोगों को न्यायपालिका की स्वतंत्रता को और ठोस करने के लिए जजेस को पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स जो दिए जाते हैं वो सरकार के हाथ में नहीं होने चाहिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, आज तो पूरा सिस्टम इस पर चलता है कि पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, और इन लोगों ने अभी हाल में ऐसे कानून बना दिए जिसमें कि ये कर दिया कि भाई अब तो कोई भी कॉरपोरेशन कितना भी अनलिमिटेड डोनेशन दे सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को। पहले कानून ये कहता था कि कोई भी कॉरपोरेशन अपने प्रॉफिट्स का 7.5% से ज्यादा नहीं दे सकता, लेकिन अब इन्होंने अनलिमिटेड कर दिया है। फिर फॉरेन फंडिंग भी अलाउ कर दी है कि फॉरेन कंपनीज के सब्सिडियरीज के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग करी जा सकती है। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस कर दिए कि एनोनिमस पॉलिटिकल फंडिंग हो सकती है। तो अब धीरे धीरे करके अब तो पैसे का और भी बोलबाला हो गया। जब मोदी जी ने बोला था हम नोटबंदी इसलिए कर रहे हैं कि हम कैशलेस इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, अरे भाई पूरी इकोनॉमी कैशलेस तो नहीं हो सकती, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को तो कैशलेस कर सकते थे। कि पॉलिटिकल पार्टी का सारा डोनेशंस और सारा खर्चा सिर्फ चेक से होगा या बैंकिंग चैनल से होगा। उससे पता लगता कि भाई पॉलिटिकल पार्टियां कितना खर्च कर रही हैं। अभी तो हम ये देखते हैं कि जो इलेक्शन लिमिट है, इलेक्शन लिमिट चाहे 75 लाख या 70 लाख हो लोकसभा के चुनाव के लिए, लेकिन 20-20, 50-50 करोड़ खर्च किया जाता है एक एक चुनाव में। और उसका फायदा जो सत्ताधारी पार्टी होती है, जिसके पास खूब पैसा होता है, जो भ्रष्टाचार से पैसा कमाती है, उन्हीं को मिलता है। फिर हम लोगों को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लाने की जरूरत है। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा लोगों को शंका हो गई है। पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साल पहले एक जजमेंट दिया था 2006 में कि भाई आपको नेशनल सिक्योरिटी कमीशन, स्टेट सिक्योरिटी कमीशंस बनाने होंगे। पुलिस को जनरल गाइडलाइंस के लिए आपको पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनाने होंगे, जिसमें सीनियर ऑफिसर्स पुलिस के हों जो कि लोअर लेवल ऑफिसर्स की ट्रांसफर और पोस्टिंग तय करें। पुलिस चीफ को फिक्स टेन्योर कम से कम 2 साल का देना होगा। फील्ड लेवल ऑफिसर्स को कम से कम 2 साल का फिक्स टेन्योर देना होगा। पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटीज बनानी होंगी। ये सारे रिफॉर्म्स, इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को सेपरेट करना होगा। ये सारे रिफॉर्म सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में बोले थे, लेकिन आज तक उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। मीडिया रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है। आज तो हम देख रहे हैं कि मीडिया बड़े बड़े कॉरपोरेशंस के हाथ में आ गई है, हर तरह का भड़काऊ चीजें करती है, उछालू चीजें करती है, लोगों को बदनाम करती है, झूठी झूठी न्यूज फैलाती है। उस सब को कंट्रोल करने के लिए एक इंडिपेंडेंट मीडिया काउंसिल का गठन करने की जरूरत है, जो कि मीडिया को ठीक से रेगुलेट कर सके। और फॉर प्रॉफिट मीडिया जो कॉरपोरेशंस चलाते हैं और मीडिया मोनोपोलीज के खिलाफ भी कानून बनना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में आज राइट टू एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। आज तो इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, हम लोग तो इतने दिन से कह रहे हैं कि भाई ये जो नरेगा का जो कानून है इसको आप एक्सपैंड करिए। नरेगा में यह है कि हर रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं, किसान वगैरह, उनके एक एक फैमिली में से एक जने को 100 दिन का मिनिमम वेजेस पर एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा कम से कम। वो भी नहीं दिया जा रहा। लेकिन हम लोग तो ये कह रहे हैं कि हर एडल्ट को आप यही नरेगा टाइप का कम से कम 100 दिन या 150 दिन का
मिनिमम वेजेस पर एम्प्लॉयमेंट गारंटी करिए। आज तो इतने सारे लोगों के पास जरा भी पैसा नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनको कम से कम 100-150 दिन साल में मिनिमम वेजेस पर तो कम से कम कोई काम दीजिए, और नहीं तो उनको मिनिमम वेजेस दीजिए। इसी तरह से बहुत सारे हेल्थ रिफॉर्म्स के बारे में भी आज तो सरकारी हेल्थ संस्थाओं की बहुत बुरी हालत है। हम लोगों को सरकार को हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत है। आज तो जीडीपी का 1% भी नहीं खर्च किया जा रहा हेल्थ के ऊपर। कम से कम 3-4% हेल्थ के ऊपर खर्च करने की जरूरत है। इसी तरह से एजुकेशन एजुकेशन में तो खैर अब तो और नई नई तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं। सैफ्रनाइजेशन हो रहा है एजुकेशन का, यूनिवर्सिटीज को बर्बाद किया जा रहा है, बिल्कुल आरएसएस के लोगों को जगह जगह वाइस चांसलर्स वगैरह बनाकर, सारे जो एजुकेशनल रेगुलेटरी बॉडीज हैं उसमें भी इस तरह के आरएसएस के लोगों को बैठा दिया है। हमारा सारा करिकुलम खराब किया जा रहा है, उसको रोकने की जरूरत है। ये सब जो जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है हमारे एजुकेशन का, और साथ में हम लोगों को कम से कम 12वीं क्लास तक फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, सारे बच्चों के लिए बिल्कुल सरकारी अच्छे स्कूल्स जैसे केंद्रीय विद्यालय होते हैं उस तरह के स्कूल्स बनाने की जरूरत है। इसी तरह से एग्रीकल्चर में आज तो किसानी एक नुकसान का सौदा हो गया है। किसानों को कोई पैसा नहीं मिल पा रहा क्योंकि उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनके फसलों का बहुत कम है। किसानों को बिल्कुल गलत तरफ घुमा दिया गया है कि एक केमिकल पेस्टिसाइड फार्मिंग की तरफ, हम लोगों को वापस ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ किसानों को और या किसानी को ले जाना है। तो ये बहुत सारे रिफॉर्म्स होने की जरूरत है। सवाल ये है कि वो रिफॉर्म्स होंगे कैसे, जब तक हमारे इस देश के जो नागरिक हैं वो पब्लिक इश्यूज और पब्लिक अफेयर्स और पब्लिक पॉलिसीज के बारे में सोचेंगे नहीं, अपनी दखल नहीं देंगे और कैंपेन नहीं करेंगे, तब तक ये रिफॉर्म्स नहीं होने वाले। पार्लियामेंट में भी हम लोगों को काफी रिफॉर्म्स की जरूरत है। आजकल तो पार्लियामेंट काम ही नहीं करती, बस हो हल्ला होकर खत्म हो जाता है, और जो कमिटीज बनी हुई हैं वो भी नहीं काम करती। कानून मिनटों में पास हो जाते हैं, किसी को पता भी नहीं लगता कि क्या कानून बन गया, पास हो गया। तो हम लोगों को प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन, ट्रांसपेरेंसी वगैरह उसमें लाने की जरूरत है। तो हम लोगों को बहुत सारी चीजों के ऊपर अपनी राय रखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, कैंपेन करने की जरूरत है, तब दबाव बनेगा ये सारे रिफॉर्म्स होने के लिए। तो मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूं, लेकिन ये जो किताब है रिक्लेमिंग द रिपब्लिक, इसको आप लोग जरूर पढ़िए, और ये वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा reclaimingtherepublic.in। इस पर इसमें बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए गए हैं। धन्यवाद। थैंक यू प्रशांत जी। मैं आज आपका जो कॉन्टेम्प्ट का डिसीजन आया उसके बाद मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, उनसे बात करते हुए, वो लॉयर है, उन्होंने बोला ईएमएस नंबूतिरी पद वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला पूरा जो डिबेट चला था, जहाँ पे उन्होंने कोर्ट को लेके, जुडिशरी को लेके जो बात कही, फिर जुडिशरी मार्क्स और एंगल्स के बारे में पूरा रिसर्च करके उनको जवाब दिया और उनको शायद 50 रुपए का फाइन लगाया था। बट उन्होंने रिवर्स में चिट्ठी लिखा कि जो चीज मैं कहना चाह रहा था शायद सुप्रीम कोर्ट ने मेरे लिए आसान कर दिया वो काम कहते हुए। मुझे तो आज वही बात उनसे बात करते हुए लगा कि आज जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर हर जगह पे बात हो रही है, कैसे उसकी कर्टेल हो रही है, और क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं है हम किसी का टांग खींच रहे हैं, बल्कि हम चीजों को बेहतर करने के लिए करना चाहते हैं। इसी से एक सवाल है, उसके बाद उसको आप कंक्लूडिंग सवाल के रूप में भी लेके इसको हम लोग खत्म कर सकते हैं, जो कई लोग भी कह रहे थे, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के रूप में ही है। कई सारे लोगों से हमारी इस पे बात हुई, बहस हुई, क्योंकि पूरे डेमोक्रेसी का एसेंस अगर एक जगह पे हम रखते हैं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे है, कि लोगों को अपने बोलने की आजादी है, वो माइनॉरिटी हो, वो मेजॉरिटी हो, वो कोई भी सोशल क्लास का हो। आज कहीं ना कहीं उस पे सरकार के तरफ से यूएपीए से लेके सेडिशन से लेके कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट से लेके, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने, हम लोगों ने फी हाइक के खिलाफ जब हम लोगों को लड़ना पड़ा, कई सारा कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम लोगों को भी झेलना पड़ा।
और कई सारे लोग सेडिशन झेले हैं, यूएपीए झेले हैं। इस दौर में, क्योंकि कल हमारा 74th रिपब्लिक होगा, इंडिपेंडेंस डे होगा, एज अ मैसेज कि जो एक नया जनरेशन देख रहा है कि जिस तरीके से प्रोफेसर्स को, स्टूडेंट्स को, सिविल सोसाइटी में लॉयर्स को, पोएट्स को, कि वरवर राव का स्थिति देख के हमको अभी भी बुरा लगता है कि एज अ पोएट ही हैज क्रिटिक एवरी रिजीम पॉसिबल इन दिस कंट्री। दुनिया को क्रिटिक किया उन्होंने। साईं बाबा जिनकी 80% डिसेबिलिटी है, फिर भी कहीं ना कहीं कोई ह्यूमैनिटी बची नहीं है बोल के लगता है। बट एक तरफ से ये भी उम्मीद मिलता है कि जिस तरीके से लोग लड़ रहे हैं, उसी से उस जज्बे के साथ आगे जाना पड़ेगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे मजबूत और कर सकते हैं, उसके लिए जो नया जनरेशन अभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो नया शिक्षा नीति से शिकार भी होंगे, कॉर्पोरेटाइजेशन, फंड बेस्ड लोन बेस्ड एजुकेशन मॉडल जो आ रहा है, रिजर्वेशन को कर्टेल किया जा रहा है, रिप्रेजेंटेशन के सवाल को किनारे कर दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं दोबारा 90 के दौर का एक पूरी राजनीति, मंदिर मस्जिद वाला पूरा एक रिलीजियस हेट और बिगॉटरी वाला जो चीज आ रही है, उसको कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं, और एक एनर्जी के साथ। इस पे आपके आखिरी कमेंट्स के साथ हम लोग इसको एंड कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक बोली बालाजी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ये सबसे क्रिटिकल फ्रीडम है हमारे लोकतंत्र में, क्योंकि कोई भी लोकतंत्र सिर्फ वोट से नहीं चल सकता जब तक कि लोगों को अपनी बात रखने की, दूसरे लोगों को कन्विंस करने की आज़ादी ना हो, और सारे सिस्टम्स को, समाज को सुधारने के लिए अपनी बात रखने की आज़ादी ना हो। तो इसलिए ये आज़ादी बहुत क्रिटिकल है। और इसके पहले ये ज़रूरी है कि हम लोग कोशिश करें समझने की कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में, हमारी गवर्नमेंट में हो क्या रहा है, गवर्नमेंट कर क्या रही है। तो ये हम पहले देखें, समझें और फिर अपनी बात रखें, और बेबाक तरीके से रखें। और अगर उसको दबाने की कोशिश करी जाती है सेडिशन का कानून लगाकर या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून लगाकर, तो उसको झेलने के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। कितने लोगों को ये लोग जेल में डालेंगे, कितने लोगों के खिलाफ सेडिशन चलाएंगे, कंटेम्प्ट चलाएंगे या कोई और मुकदमा चलाएंगे। जब काफी लोग खड़े हो जाते हैं और वही बात कहने लगते हैं, तब फिर ये लोग सबके खिलाफ नहीं कर सकते। जैसे वो कहते हैं ना, कितना जोर है दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। उसी तरह से कितनी जगह है जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। तो इस तरह का एटीट्यूड और जज्बा होने की जरूरत है। लेकिन जैसे मैंने बोला, उसके पहले हम लोगों को समझ के, सोच के और सही बात अपने हिसाब से, सही बात हम लोगों को अपनी रखनी चाहिए। हर मुद्दे पर, हर इशू पर, हर पब्लिक इशू पर, चाहे वो सीएए की बात हो, चाहे कश्मीर की बात हो, चाहे जहां की बात हो, जहां पर भी इनजस्टिस हो रहा है उसके खिलाफ हमको आवाज उठानी चाहिए। जहां पर हमको लग रहा है कि कोई इंस्टीट्यूशन गलत दिशा में जा रही है, उसके खिलाफ हमको बोलना चाहिए, उसको सुधारने के लिए बोलना चाहिए। ये सब हम लोगों का सिर्फ अधिकार ही नहीं है, हमारी ड्यूटी भी है। थैंक यू। थैंक यू प्रशांत जी, आपकी ये बात बिल्कुल सही है। हम लोगों की आज़ादी भी एक तरीके से कहा जाए तो अंग्रेज थक गए थे कि लोगों को जेल में डालते हुए, कानून लगाते हुए। इसी इंस्पिरेशन के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग आपका शुक्रिया अदा करते हुए, आपकी सॉलिडारिटी में, आपके लड़ाई को सैल्यूट करते हुए, थैंक यू आप आज इस लाइव में जुड़ने के लिए। एंड थैंक यू सारे साथियों को जो लाइव में हमारे साथ जुड़े हैं।